एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें जल्दी से। तो मैं इस चैप्टर को मोस्टली आपको डायग्राम्स के बेसिस पे समझाऊंगी। आप ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना और डायग्राम्स देखते जाना। आप सब कुछ मैं कनेक्ट करके इंटरलिंक्ड करके पढ़ाऊंगी, आपको सब समझ में आएगा। बस आप डायग्राम्स पे और मेरी वॉइस पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने पॉलिनेशन के पहले तक कर लिया था, यानी एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन तक कर लिया था। और अब हम पॉलिनेशन देखेंगे। तो बेसिकली पॉलिनेशन होता क्या है कि इस पॉलन को ले जाके स्टिग्मा तक पहुंचाना, ये प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की, ठीक है। अब देखो, इसमें 3 तरह के टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है, देखो ये एक फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब है इसमें एंथर मतलब स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, ठीक है। तो एक ही फ्लावर के अंदर इन लोगों का पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है ऑटोगैमस कंडीशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं, ये 2 तरह के हो सकते हैं। या तो ये क्लोज्ड होंगे और या तो ओपन होंगे। ओपन वाले को हम लोग कैस्मोगैमस बोलेंगे और क्लोज्ड वाले को क्लिस्टोगैमस बोलेंगे। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ये दोनों ही तरह के फ्लावर होते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसी, ऑक्सैलिस और वियोला, ठीक है। और देखो, एक और चीज़ होती है कि जो ओपन होते हैं उनको पॉलिनेटर की नीड होती है। एयर पॉलिनेशन या एयर पॉलिनेशन होगा या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। बट जो क्लोज्ड है उसमें कोई पॉलिनेटर की नीड नहीं है और वो हमेशा ही पॉलिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये सेकंड क्या है, ये है गिटनोगैमी। गिटनोगैमी क्या होती है, ये ऑटोगैमी थी, ये गिटनोगैमी है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही प्लांट होता है और उसी प्लांट में दोनों ही तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट का केस है। तो इसमें क्या होता है, इस फ्लावर से पॉलन निकलेगा और यहाँ पे जा कर के फीमेल फ्लावर में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि ये देखो एक दूसरे अलग अलग फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि सेम प्लांट है। जब सेम प्लांट होगा तो उसके जीन्स भी सेम होंगे। जो जीन्स इस फ्लावर में प्रेजेंट है वही जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसीलिए क्या है, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, नीट में पूछते हैं। तो ये सेकंड टाइप हो गया गिटनोगैमी। अब ये थर्ड टाइप है। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा, यानी एक दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन दूसरे प्लांट के फ्लावर से होगा, ठीक है। ये प्लांट 1 का फ्लावर है और ये प्लांट 2 का फ्लावर है, और इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, कुछ एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के। तो अभी पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं। पहला तो बायोटिक हो सकता है। अगर बायोटिक होगा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग हैं, ठीक है। एबायोटिक हो सकता है। एबायोटिक में क्या क्या आएगा, एयर और वाटर, ठीक है। अब देखो, जो बायोटिक होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। कॉमनली जो होता है बायोटिक से ही पॉलिनेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एबायोटिक पॉलिनेटर भी पॉलिनेशन करवा देते हैं। तो अब जो एयर और वाटर था उसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है, एयर है, ठीक है। और ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन सा है, बायोटिक एजेंट्स। तो अब देखो, जैसे ये मधुमक्खी देखेगी कि ये फ्लावर्स रेड कलर के हैं और इन फ्लावर्स से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये उनकी तरफ लालच कर जाएगी और उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो पेटल्स का अपन कलर देखते हैं, जो फ्लावर्स की खुशबू होती है, वो एक तरह से पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो ये आएगी यहाँ पे बैठेगी और पॉलन इसके ऊपर चिपक जाएगा, और जब ये दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगी तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी होते हैं, और वो रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, वो रिवॉर्ड्स होते हैं
पॉलन और नेक्टर, क्योंकि जब ये मधुमक्खी इनके ऊपर बैठेगी तो इसे नेक्टर भी तो मिलेगा, ठीक है। देन देखो, अब हम लोग एबायोटिक देखते हैं। तो एबायोटिक कंडीशन में इस फ्लावर के कलर और फ्रेगरेंस की इतनी कोई नीड नहीं होती है, इसीलिए जो एयर पॉलिनेशन वाले होते हैं और वाटर पॉलिनेशन वाले होते हैं वो इतने फ्रेगरेंस वाले नहीं होते हैं। तो अब देखो एयर पॉलिनेटर में क्या क्या होगा। एयर पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन को लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होगा तब तो वो दूसरे फ्लावर पे जा सकेगा ना उड़ करके। देन जो स्टिग्मा होना चाहिए वो फीदरी होना चाहिए, यानी उसमें बहुत ज़्यादा फीदर्स हों और वो थोड़ा लार्ज हो, जिससे कि वो रिसीव कर सके पॉलन को। देन तीसरी चीज़, जो ये जो नॉन स्टिकी होने चाहिए इनके पॉलन्स, ठीक है। तो अब देखो ये सारी कंडीशन हो गई। देन उसके बाद एक एयर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये कि इनके फ्लावर्स में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा, यानी कि याद रखना एक फ्लावर की एक ओवरी में, मान लो ये ओवरी है, उसके अंदर एक ही ओव्यूल रहेगा और एक इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर में बहुत सारे फ्लावर रहेंगे। यानी मान लो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन इन सब फ्लावर्स की ओवरी में एक एक ही ओव्यूल होगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये भी बात आप याद रखना। ये देखो ये लिखा हुआ है वही जो मैंने अभी बताया था आपको कि विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है और बहुत सारे फ्लावर्स एक इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज़ होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर पॉलिनेशन है वो सिर्फ 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट, यानी मोनोकॉट के 30 जेनेरा में बस प्रेजेंट होता है, उन्हीं में बस देखने को मिलता है, बाकी ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो इनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, रिबन शेप्ड के होते हैं और उनके बाहर जो है कोटिंग प्रेजेंट होती है, किस चीज़ की, म्यूसिलेजिनस शीथ या फिर जेलेटिनस शीथ, ठीक है। वो क्यों होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, क्योंकि वाटर में है तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इसलिए। तो अब देखो वाटर पॉलिनेशन में आप ये याद रखना कुछ एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर और सी वाटर का याद रखना। फ्रेश वाटर में कौन कौन सी स्पीसीज़ आएंगी, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, ठीक है, ये दोनों फ्रेश वाटर है। और जोस्टेरा और सी ग्रासेस, ये दोनों मतलब सी ग्रासेस ही है, जोस्टेरा नाम बता रही हूँ, लेकिन दोनों ही याद रखना। कई बार सी ग्रासेस टर्म दे करके पूछ लेता है नीट में और कई बार जोस्टेरा दे करके, तो ये दोनों सी वाटर वाली हैं। अब जो वेलिसनेरिया है उसमें कैसे पॉलिनेशन होता है कि जो मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है, देखो ये मेल फ्लावर, ये जो फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर सरफेस पे आता है, फीमेल फ्लावर भी सरफेस पे आता है और इसके पॉलेंस इस सरफेस में ही तैर करके फीमेल फ्लावर के पास चले जाते हैं, यानी ये सारी प्रोसेस सरफेस पे होती है, वाटर के सरफेस के पास, ठीक है। लेकिन जो सी ग्रासेस होती हैं उनमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, उनमें वाटर के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। ये लिखा हुआ है दोनों की प्रोसेस, ठीक है, कि वेलिसनेरिया में सब कुछ सरफेस पे होगा और सी ग्रासेस में अंडर वाटर होता है सब कुछ। अब देखो एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बहुत बार नीट में पूछा जाता है कि सारे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो वाटर पॉलिनेटिंग हो, वो प्लांट भले एक्वेटिक है लेकिन वो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग और एयर पॉलिनेटिंग भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लोटस, वाटर लिली और वाटर हायशिंथ, ठीक है। ये तीनों फ्लावर का एग्जांपल आपसे पूछेगा नीट में, मतलब कभी ना कभी पूछ लेता है, तो ये तीनों का याद रखना, ये तीनों वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज़ नहीं है, ये तीनों इंसेक्ट पॉलिनेटिंग स्पीसीज़ है या फिर एयर पॉलिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो
हर बार हम ये चीज़ सुनते हैं कि फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड हमेशा क्या होता है, नेक्टर और पॉलन ग्रेन, बट ज़रूरी नहीं कि हर केस में पॉलन फ्लोरल रिवॉर्ड यही हो। कई बार क्या होता है कि कुछ जो वॉर्म्स होते हैं, कुछ जो बीज होती हैं, वो आती हैं फ्लावर के पास और उसको पॉलिनेट करने के टाइम पे अपना एग वहाँ पे ले कर देती हैं, यानी कि उसी टाइम पे उनकी एग लेइंग की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फ्लोरल रिवॉर्ड है, क्योंकि वो जो फ्लावर होता है वो उनके एग को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उनके लिए एक शेल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल होता है एमॉर्फोफाइलस। ये बहुत ही सबसे लंबा फ्लावर है, मतलब बहुत लंबा फ्लावर है और 6 फीट इसकी हाइट है। और एक और स्पीसीज़ होती है यक्का। ये भी याद रखना कि जो यक्का है और जो उसका मॉथ है, इनके बीच में सिम्बायोसिस है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका जो मॉथ होता है वो आता है और अपना एग इस फ्लावर के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। अब देखो क्या हुआ था कि जब पॉलिनेशन हो गया तो फ्लावर का जो ओव्यूल था अब वो सीड में चेंज होने लगा ना, तो इधर जो मॉथ था उसका एग भी मैच्योर होने लगा, और जब मैच्योर होकर के फूटा, जब तक वो लार्वा की पोजीशन में आया तब तक ये ओव्यूल सीड बन चुका था, और अब ये जो इसका एग लार्वा बन चुका है वो उसी सीड से अब अपना नरिशमेंट लेता रहेगा। यानी इनका एक सिम्बायोसिस किस तरीके से है कि वो एग डिपॉजिट हो करके लार्वा उसकी सीड से तक नरिशमेंट लेता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना, एमॉर्फोफाइलस का और यक्का का। देन देखो एक टर्म आता है यहाँ पे, देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक टर्म आएगा। ये क्या चीज़ होती है, जब देखो कई जनरेशन से कोई एक स्पीसीज़ का फ्लावर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा होता है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ पाते, कोई न्यू क्वालिटी नहीं आ पाती, सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसा ही चल रहा होता है, तो उसमें डिप्रेशंस आ जाते हैं। मतलब डिप्रेशन का क्या मतलब है कि, समझ रहे हो ना, डिप्रेशन को इस टाइप से समझो कि डिसऑर्डर्स, तो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो अब उन्हीं डिसऑर्डर्स, उन्हीं डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए एक चीज़ होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये याद रखना कि ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए आई हैं, ठीक है। अभी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, तो पहला हो सकता है कि ये जो पिस्टिल है और स्टेमन है ये दोनों थोड़ी दूर दूर की पोजीशन में सिचुएटेड हो जाएं। अगर फ्लावर अपने आप को कुछ इस तरह से अडेप्ट कर ले कि उसका पिस्टिल और उसका स्टेमन दोनों थोड़ा दूर दूर हो जाएं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत क्या होगा कि दूसरे फ्लावर से भी पॉलिनेशन का चांस हो सकता है, क्योंकि पास पास में रहेंगे तो दोनों पॉलिनेट कर लेंगे बहुत जल्दी। जैसे देखो ये मान लो फ्लावर है और ये पिस्टिल और स्टेमन है, ये मान लो स्टेमन है और ये पिस्टिल है, तो ये दोनों पास पास में है ना, इतने पास पास में, तो ये पॉलिनेट कर लेंगे। अगर ये अपने आप को ऐसा अडाप्ट कर ले कि यहाँ पे इसका पिस्टिल हो और यहाँ पे इसका स्टेमन हो, तो इनके लिए पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कुछ हद तक मतलब टफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि रिसेप्टिबिलिटी में अपने चेंज कर लें। जब जब स्टेमन पॉलन को मतलब पॉलन को डेहिसेंस करे, यानी जब स्टेमन से पॉलन निकले, तब ये जो स्टिग्मा है वो मैच्योर ही ना हुआ हो, वो रिसीव ही ना कर सके पॉलन को, यानी अगर ये मैच्योर नहीं हुआ रहेगा तो ये इसे रिसीव नहीं कर पाएगा, रिसीव भी करेगा तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इनकी रिसेप्टिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, कोई पहले रिसेप्टेबल हो जाए और कोई बाद में रिसेप्टेबल हो जाए। देन तीसरा तरीका ये है कि ये जो स्टेमन है मतलब ये जो पिस्टिल है वो अपने आप को सेल्फ इनकम्पैटिबल कर ले, ठीक है ना। तो जब ये अपने ही लिए इनकम्पैटिबल हो जाएगा तो ये अपने पॉलन को डाइजेस्ट करने लगेगा, यानी मारने लगेगा, ठीक है, किल करने लगेगा। तो ऐसा भी अडेप्टेशन हो सकता है, या फिर फ्लावर अडाप्ट ना करे, पूरा प्लांट ही अडाप्ट कर ले और वो अपने आप में कुछ ऐसा वेरिएशन लाए कि प्लांट जो है वो
बाइसेक्सुअल की जगह यूनिसेक्सुअल हो जाए, मतलब वो एक ही तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करने लगे, एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर रहे और दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर। तो ये कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। देन देखो इनके बाद हमारा जो टॉपिक आता है इनके बाद का हमारा टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो देखो ये इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जैसे ही पॉलन आएगा स्टिग्मा में वो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाने लगेगा, ठीक है। और पॉलन ट्यूब जाएगी सिनर्जिट के रास्ते से। जब ये सिनर्जिट में घुसेगा तो सिनर्जिट के अंदर एक फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो कि इसे गाइड करेगा कि इसे किस तरफ जाना है, ठीक है। और जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ पहुँचेगा तो सिनर्जिट डिजेनरेट होने लगेंगे और थोड़ा कुछ वेरिएशन आने लगता है इस टाइप से। वो हमारे कोर्स में नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये इधर स्टिग्मा से जाएगा और ये गाइड करेगा। कौन इसको गाइड करेगा? इसे गाइड करेगा फिलीफॉर्म अपरेटस जो कि सिनर्जिट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतनी, और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। एक जो पॉलन होता है वो अपने ही फ्लावर के पिस्टल्स के साथ पॉलन ट्यूब बना सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इनमें एडाप्टेशन रहता है। देन देखो एक टर्म आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें सीधा क्या होता है कि देखो एक मान लो ये फ्लावर था इसमें, तो ये मान लो ये पिस्टल है और ये स्टेमन है। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेमन को काट देंगे। अब इसके स्टेमन को काटने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन, ठीक है। इमेस्कुलेशन याद रखना बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है और स्टेमन को हटा देने की प्रोसेस को कहते हैं। तो जब ये हट जाएगा, मान लो ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, तो अब जो ये फ्लावर बचा वो यूनिसेक्सुअल हुआ। अब हमें जो भी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है, हम अगर कोई भी चाहते हैं हाइब्रिड करवाना चाहते हैं, मान लो मैं रोज़ को हाइब्रिड करवाना चाहती हूँ लोटस के साथ, तो यहाँ मैं लोटस का पॉलन ग्रेन लेके आऊँगी, यहाँ से लेके आई और इसके ऊपर मैंने डाल दिया और फिर मैंने इसको पैक कर दिया, ठीक है। कुछ दिन बाद ये नया हाइब्रिड बन जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो कैसी प्रोसेस होगी, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है इमेस्कुलेशन, और वो तभी होगा जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें इमेस्कुलेशन की नीड नहीं होती है। अब इमेस्कुलेशन के बाद क्या होता है, इसका ये जो इसको पूरे फ्लावर को हम लोग एक बैग से कवर कर देते हैं। जब हम बैग से कवर कर देंगे तो इसमें अब कोई और पॉलन ग्रेन फर्दर नहीं आ पाएगा, कंटामिनेशन नहीं होगा कोई। ये आराम से रिसेप्टिबल जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसे पैक करके रखेंगे। जब ये मैच्योर हो जाएगा तब हम लोग इसे मतलब इसको ओपन करेंगे और अपना डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको फिर से पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी हाइब्रिडाइजेशन की, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब जो हमारा टर्म आता है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ा था कि आगे चल के जो मेल गैमीट है, मतलब जो जेनरेटिव सेल है, वो 2 तरह के गैमीट में टूट जाएगा, यानी 2 मेल गैमीट बना लेगा। तो देखो वही चीज़ है कि उनमें से एक जो मेल गैमीट होता है वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो इस वाले जो फ्यूज़न है इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज़ कर रहे हैं, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियाई। तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूज़न। और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो आता है और वो एग सेल से मतलब मीट करता है, इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये था। अब देखो ये जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो देखो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एंडोस्पर्म एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले से ही
जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के थोड़ा सा पहले ही फॉर्म हो जाता है, ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जो नीट में, बोर्ड्स में, हर जगह पूछा जाता है कि ये जो अपन कोकोनट खाते हैं और जो उसका पानी पीते हैं तो वो क्या होता है। तो देखो, जो कोकोनट होता है उसका जो पार्ट अपन पानी के रूप में पीते हैं वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि न्यूक्लियस बन गया है लेकिन सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी, ठीक है। और जो हम लोग वाइट पार्ट, जो उसका कर्नल हम खाते हैं, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करता है एंडोस्पर्म और उसके बाद इसमें सेल का फॉर्मेशन होता है, ओवरऑल सेल वॉल और सब चीज़ का। तो पहले ये न्यूक्लियस ही डिवाइड हो करके फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करता है, ठीक है, ये याद रखना। ये एग्जांपल आता है क्योंकि, और मैं थोड़ा धीमे बोल रही हूँ, टॉलरेट कर लेना क्योंकि रात का टाइम है और मैं रात के 2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखो फिर क्या होता है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो पहले प्रो एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है, उसके बाद वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। एंड देन हार्ट शेप बनता है और धीरे धीरे वो फुल्ली मैच्योर्ड एम्ब्रियो के फॉर्म में शेप्ड हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब 2 तरह के एम्ब्रियो होते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन वाला। तो इसमें देखो, जो डाइकोट एम्ब्रियो है, ये तो इसमें बहुत सिंपल है कि ये जो नीचे का एरिया है वो रूट कैप है, फिर ये रेडिकल है और ये यहाँ पे हाइपोकोटाइल है। एंड देन ये 2 इसके कॉटिलेडन है, ये और यहाँ पे है प्ल्यूम्यूल। तो देखो, ये जो प्ल्यूम्यूल है ये आगे फर्दर ग्रो करेगा और एक शूट सिस्टम बनाएगा, और ये जो रेडिकल है वो नीचे फर्दर ग्रो करेगा और रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल क्या है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी इमेजिनरी, ऐसा नहीं होगा कि वो सच में बनी होगी, बस वो एक इमेजिनरी एक्सिस होगी और उस एक्सिस के नीचे जो एरिया आएगा, जितना भी एरिया आएगा, वो होगा हाइपोकोटाइल। तो फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारा एम्ब्रियो है और ये उसके 2 कॉटिलेडन्स हैं, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये एपिकोटाइल होगा और ये जो नीचे का एरिया है ये हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है। वैसा ही जस्ट यहाँ पे मोनोकॉट में वही चीज़ है, बस इसके कॉटिलेडन को हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं और इसमें सिंगल ही कॉटिलेडन होता है। एंड देन देखो, इसमें एक और स्पेशल चीज़ ये होती है कि जो इसका प्ल्यूम्यूल है ना, वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब शीथ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक कुछ भी बोल दो, शीथ, वैसे शीथ लाइक ही लिखना अगर आप बोर्ड वाले हो तो, क्योंकि उसी में मार्क्स मिलेंगे। तो ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड होता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। और ऐसे ही इसका रेडिकल भी एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसको हम देन देखिए, कुछ चीज़ें दी हुई हैं अपने इसमें लास्ट में, सीड के बारे में दिया गया है, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। तो ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज़ हो जाता है, ऐसे सीड्स को हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं पी, ग्राउंड नट और बीन्स। देन देखो, इसका जस्ट अपोजिट होगा एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड्स होता है वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, एस। अब डॉर्मेसी देखते हैं। डॉर्मेसी क्या होता है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। जब एम्ब्रियो इनएक्टिव होगा उस फेज़ को हम लोग डॉर्मेसी बोलेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर एम्ब्रियो एक्टिव हो जाएगा और मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इन सब की प्रेजेंस में वो एक न्यू प्लांट बना लेगा, ठीक है। अब फिर अपन देखते हैं पेरिकार्प के बारे में। पेरिकार्प क्या होती है, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो फ्रूट की वॉल होती है उसे हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं,
ठीक है। तो कुछ कुछ फ्रूट्स में ये फ्लैशी होती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। मैंगो और कोकोनट का एग्जांपल दिया था। देन आता है फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट ऐसे होते हैं जो, देखो मेनली जो फ्रूट होता है वो ओवरी से बनता है। जब ओवरी राइप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद तो उसे हम लोग फ्रूट बोलते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओवरी के अलावा भी कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल थैलेमस इन एप्पल। तो ये जो आप एप्पल वाला पार्ट देख, एप्पल खाते हो उसमें थैलमस का भी पार्ट होता है। ये जो पार्ट है ये थैलमस का पार्ट है। और ये जो सीड, ये सीड हो गई, और ये इसका क्या है, एंडो पेरिकार्प का पार्ट है। मतलब ये पूरा इसका पेरिकार्प है, ये एंडोकार्प हुआ, मीजोकार्प हुआ, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन मतलब थैलमस, अपन जो खाने वाला पोर्शन होता है वो थैलमस का होता है। तो ये फॉल्स फ्रूट्स हो गए। देन कुछ और फॉल्स फ्रूट्स होते हैं जैसे कैशियो, स्ट्रॉबेरी, ये भी याद रखना। देन एक चीज़ और थी पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, रूमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूसिलस की कुछ पार्ट बचा होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। और इसका एग्जांपल है उसमें ब्लैक पेपर और बीट में, ठीक है। चीज़ याद रखना, ये स्ट्रॉबेरी में जो ये मल्टीपल आपको एकीन्स दिख रहा है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एकीन क्या होता है या फिर किस में पाया जाता है, तो किससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ याद रखना, स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड है। देन आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप को कुछ ऐसा एडाप्टेशन लाते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका एग्जांपल है बनाना। देन आता है, टर्म आएगा यहाँ पे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, कई बार नीट में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी ऐसी फेज़ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करती है, मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर है एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो सीड फॉर्मेशन है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है, बट यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसीलिए कहा गया है कि एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये किस में होगा, एस्टेरेसी और ग्रासेस। ये एक एस्टेरेसी फैमिली होती है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड वगैरह उसी फैमिली के मेंबर हैं, और ग्रासेस में होगा। देन आता है इसका यूज़ क्या है। तो देखो ये ऐसे सीड्स बनाता है जैसे कई बार हमको हाइब्रिड सीड्स की ज़रूरत होती है। हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं, दो अलग अलग जो भी हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर थे, हमने दो प्लांट के कैरेक्टर एक प्लांट में एक सीड में मिला करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से बना दिया, ठीक है। अब वो सीड्स का क्या होता है, जब हम उन सीड्स को लगाएंगे तो जो उसके प्लांट उगते हैं वो अलग अलग तरीके से उगते हैं, अलग अलग कैरेक्टर अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मेंडल वाले चैप्टर के बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। बस इतना समझ लो कि हाइब्रिडाइज्ड जो सीड होते हैं वो लगाने के बाद हमको वैसे ही सीड दोबारा नहीं मिल पाते। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने सीड लगाया तो वो जो प्लांट बनेगा उसका जो सीड आएगा वो एज़ इट इज़ वही सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उस केस में ये एपोमिक्सिस वाले जो सीड होते हैं ना वो बहुत यूज़फुल हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर होते हैं जब हम इनको लगाएंगे तो ये उगने के बाद भी वैसा ही सीड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब देखो एक टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, वैसे तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में एम्ब्रियो सैक का बस मतलब एम्ब्रियो सैक का बस हम लोग यूज़ करते हैं ना, बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि न्यूसेलर के जो सेल होते हैं न्यूसेलस के, वो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस वजह से मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जब मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे तो उसी केस को हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और ये ऐसा मैंगो के साथ होता है, ऑरेंज के साथ होता है, सिट्रस और मैंगो, ये याद रखना, ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। चलो फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में।